लेकिन चलिए हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। यूनिट नंबर 4 पर आते हैं हम, फर्स्ट ईयर की। पहला पेपर है बच्चे और बचपन। तो केवल आपको यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं इस वीडियो के अंतर्गत पूरी सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ भाई। क्या पढ़ा रहा हूँ? पूरी सीरीज़, ताकि आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से रेगुलर तरीके से आप लोग 30 मिनट भी पढ़ेंगे तो आपका सीरीज़ तो एक बार रिवीजन हो ही जाएगा। मेरा यही टारगेट है और कोई टारगेट नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। शेष अवस्था में बालक का वजन बालिका से कितना होता है? बताओ। बच्चे का जो वजन होता है वो बच्ची की अपेक्षा ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। देखो, जन्म जब होता है या शेष अवस्था होती है तो बालक जो होता है उसका वजन बालिका की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अब बताओ आप लोग कि नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है साथियों 206, जबकि वयस्क व्यक्ति में 206 होती है और नवजात शिशु में होती है साथियों 270। कितनी होती है? 270। अब देखिएगा, शारीरिक विकास का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारीरिक विकास का अर्थ है भाई कि हमारा मानसिक रूप से विकास, शारीरिक अंगों का विकास, अंगों की कार्य क्षमता का विकास, ग्रंथियों का विकास, यानी कह सकते हैं हम कि इन सभी का विकास जो है, यानी मानसिक, शारीरिक और चिंतन विकास, सबका जो है सामूहिक विकास, वो सब क्या है? विकास ही होता है। लेकिन बात की जा रही केवल शारीरिक विकास की, तो शारीरिक विकास में अंगों का विकास आएगा, अंगों की कार्य क्षमता का विकास आएगा और अंदर की ग्रंथियों का विकास भी आएगा। दैट इज उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बताओ। भौतिक वातावरण करता है प्रभावित, ठीक है ना। भोजन भी हमको प्रभावित करता है, वंशक्रम भी प्रभावित करता है, लेकिन साथियों वस्त्र, बताओ, वस्त्र पहनने से हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है क्या? नहीं रुकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र हो जाएगा, क्योंकि यह शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। बताओ वृद्धि कैसी होती है भाई? वृद्धि तो ऊपर की ओर होती है ना। बताओ वृद्धि कैसी होती है? नीचे से ऊपर की ओर होती है। ठीक है, इसका मतलब वृद्धि जो है भैया, बच्चा पहले छोटा सा होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है ना, तो ये हो गई वृद्धि। लेकिन विकास कैसा होता है? विकास होता है साथियों ऊपर से नीचे की ओर। ये अंतर समझ लेना आप लोग। आगे बात करते हैं। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति कैसी होती है? कम होती है। बहुत कम तो नहीं होती, लेकिन कैसी होती है? कम होती है। अब बात करते हैं अगला। विकास एक प्रक्रिया है भाई। विकास तो मैंने आपको पहले बता दिया था, एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर प्रक्रिया है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। बच्चे का 90% विकास तो बच्चे का बचपन में ही हो जाता है। अब बताओ, शेष अवस्था में बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही क्या होता है? असामाजिक होता है। समझ में आ रहा है? शेष अवस्था में बच्चा कुछ जानता ही नहीं है। और ये परिभाषा किसकी बताई थी भाई? किलपैट्रिक की। किसकी है? किलपैट्रिक की परिभाषा है। बच्चा ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, ये किलपैट्रिक की परिभाषा है। आगे बात करते हैं। 1 वर्ष की आयु तक बालक की लंबाई कितनी हो जाती है? 27 इंच हो जाती है। समझ में आया? वृद्धि और विकास क्या है भाई? वृद्धि और विकास एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या है? पूरक हैं भाई। समझ में आया? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। क्या आंसर आएगा? अंतर्मुखी व्यक्तित्व। देखो, बाल्यावस्था की विशेषताओं में शामिल क्या है? बाल्यावस्था में जिज्ञासा प्रवृत्ति तेज होती है, अनुकरण की प्रवृत्ति तेज होती है और संचय यानी संग्रह की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। बच्चे खिलौनों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है ना, तो बाल्यावस्था की विशेषता है। लेकिन अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बताओ, ये विशेषता नहीं है। ये किसकी विशेषता है भाई? ये किशोर अवस्था की है। जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात करें, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है साथियों, समझ में आया, किसका? बाल्यावस्था में। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है वह कौन सी होती है? 14 वर्ष की उम्र में। समझ में आया? किशोर अवस्था के बाद में बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है, किशोर अवस्था या युवावस्था। जबकि नवजात शिशु की कितनी होती है? 270 होती है। नवजात शिशु की 270। आगे बढ़ते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक व संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्ण रूप हो जाता है? तो वो है साथियों किशोर अवस्था में। बताओ उत्तर बाल्यकाल का समय क्या है? उत्तर बाल्यकाल का समय कब है? 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के मध्य में। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो 11 महीने की अवस्था में बच्चे को बोलना आ जाता है। 11 महीने में लगभग 2 शब्द वो बोलने लग जाता है।
जन्म के समय नवजात जो शिशु होता है साथियों, उसका वजन कितना होता है? 8 पौंड के आसपास। कितना होता है? 8 पौंड। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? देखो जैसे आवाज़ का पतली होना है ना, जरणांगों का विकास होना, ये सब किस में होता है? किशोर अवस्था के अंदर होता है। निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। समलिंगी के प्रति बात की जा रही है, तो किस अवस्था में होगा? किशोर अवस्था में होता है। आगे चलते हैं। 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 6000 शब्द बोलने लग जाता है 7 वर्ष तक। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना है? याद रखना, किशोर अवस्था को सबसे कठिनतम काल कहा है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। देखो किलपैट्रिक का बच्चों में बहुत बड़ा योगदान रहा। सबसे अच्छा अध्ययन क्या था? किलपैट्रिक महोदय ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए गामक विकास की प्रक्रिया संचालित होती है। बताओ विकास किधर से किधर होगा? सरल से जटिल की ओर होगा। बच्चा पहले सरल चीज़ों को करना सीखेगा, उसके बाद कठिनतम चीज़ों को करना सीख जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गामक विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है परिपक्वता के रूप में। परिपक्वता जैसे जैसे बढ़ती है गामक विकास तेज गति से होने लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सभी शारीरिक क्रियाओं के संचालन को निर्देशित कौन सी ग्रंथि करती है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। और साथियों ये हमारे मस्तिष्क में एक मटर के दाने के समान होती है। मटर का दाना होता है ना, उसके बराबर होती है, और इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथि है उन सभी का कंट्रोल करती है। समझ में आया? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशक्योर रोग होता है। कौन सा होता है? क्वाशियोकोर रोग होता है प्रोटीन की कमी के कारण। याद रखना। अब देखो जितनी भी हमारी विटामिन है, प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से तो क्वाशक्योर हो गया। अब विटामिनों की कमी से होने वाले रोग हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन से भाई हमारा देखेंगे, परिपक्वता से क्या आशय है? परिपक्वता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव की अंतर्निहित संभाव्य क्षमताएं कार्यात्मक तत्परता की अवस्था में पहुंच जाती है, यानी उसको बोलते हैं परिपक्वता। गामक कौशलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? भाई गामक कौशल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थूल गामक विकास और दूसरा होता है सूक्ष्म गामक कौशल विकास। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बालक पर वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है? स्पष्ट करना है। तो देखो बालक के विकास पर वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव बहुत पड़ता है। वातावरण में शुद्ध हवा, जल, सामाजिक वातावरण, आस पड़ोस के बालक, विद्यालय में पढ़ने वाले बालक आदि सभी आते हैं। ये सभी अच्छे होने पर बालक का विकास अच्छा होता है और वातावरण दूषित होने पर बालक का विकास रुक जाता है। समझ में आया? वृद्धि और विकास के कौन कौन से पहलू हैं? भाई बताओ जल्दी से। वृद्धि और विकास के कौन कौन से पहलू हैं? एक तो है हमारा शारीरिक विकास, दूसरा सामूहिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, गति या गामिक विकास और भाषा का विकास। ये सभी अगर विकास होते हैं व्यक्ति के या बच्चे के तो वृद्धि और विकास अपने आप ही होने लगता है। अभिवृद्धि के 2 सिद्धांत आपको बताने हैं, याद रखना। पहला है कि विकास प्रक्रिया की गति समान प्रतिमान में होती है। ठीक है, यानी सभी बच्चों का विकास समान रूप से होता है। दूसरा है साधारण से विशिष्ट की ओर होता है विकास, और विकास कैसा होता है? निरंतर होता है। ये विकास की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कोई 2 शक्ति कौन कौन सी हैं? तो शक्तियों की बात करें तो देखना, एक तो होता है पौष्टिक आहार, वातावरण, वृद्धि, बुद्धि और व्यक्तिगत विभिन्नता। ये सब क्या हैं? विकास को प्रभावित करने वाली शक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा बस। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है भाई कि भाई पोषक तत्वों में कौन कौन से वर्ग आते हैं? देखो एक तो आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। तो ये आपके 6 तत्व हो जाते हैं। 6वां तत्व जल है, तो ये पोषक तत्व है 6, ये आपको याद रखने हैं। अब देखेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं भाई? यह रोग जन्मजात आनुवंशिक अनियमितता के कारण होता है, जिसमें 46 गुणसूत्रों के आधार पर 47 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना,
23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 40 गुणसूत्र होते हैं टोटल। अगर उस व्यक्ति में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है यानी 47 अगर हो जाते हैं तो उनके मस्तिष्क का अल्प विकास होता है, क्योंकि इनके तंत्रिका तंत्र का क्या हो जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है तंत्रिका तंत्र। जैसे गर्दन की लंबाई कम या फिर गर्दन मोटी हो जाती है, जिह्वा मोटी, मुंह खुला तथा दोनों आंखों के मध्य अधिक स्थान रहना और मंद बुद्धि के हो जाना, ये सब क्या है, डाउन सिंड्रोम के लक्षण है। आया समझ में। अब देखेंगे आगे, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। हीमोफीलिया भाई साहब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक रोग है। इस रोग में शरीर का घाव होने पर थक्का बनने में सामान्य से अधिक समय लग जाता है, अतः मामूली घाव हो जाने पर भी रुधिर लगातार बहने लगता है। यह रोग केवल पुरुषों में होता है, स्त्रियां केवल रोग वाहक होती हैं। समझ में आया इसका मतलब, ये रोग पुरुषों में होता है लेकिन इसका संचार कौन करती है, महिलाएं करती है, ठीक है ना। इसलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक वंशानुक्रम रोग है हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाशियाकार रक्तिका, ये इसको बोलते हैं सिकल स्केल एनीमिया बीमारी जो होती है साथियों, वो क्या है ना। एनीमिया भी कई प्रकार का होता है, लेकिन हम बात करते हैं हाशियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग, इसको हिंदी में बोलते हैं स्किल सेल एनीमिया रोग इंग्लिश में। इस रोग में रोगी के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी सिकुड़ करके कैसी हो जाती है, हंसियाँ आकार में आ जाती है, दराती नुमा, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। विभिन्न सिंड्रोम के कारण अलग अलग विकलांगता भी प्रकट व्यक्ति में हो सकती है, किसके कारण, स्किल सेल एनीमिया द्वारा। अब देखेंगे हम जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, देखो एक तो है तपेदिक, तपेदिक का मतलब होता है साथियों टीबी, 6 रोग, ठीक है। हैजा है, म्यादी, बुखार, टाइफाइड, काली खांसी, डिप्थीरिया, टेटनस आदि, ये सब क्या है, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। आगे बात करते हैं, देखिए शारीरिक विकास के परिप्रेक्ष्य में वृद्धि को समझाइए, यानी वृद्धि से क्या आशय है, वृद्धि की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, आगे चांसेस है। देखेंगे वृद्धि से हमारा तात्पर्य शारीरिक ढांचे में परिवर्तन से होता है, यानी शारीरिक विकास बढ़ेगा, यानी ढांचा हमारा बढ़ेगा, उसको शारीरिक विकास कहेंगे वृद्धि। शरीर के किसी पहलू या भाग में परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम वृद्धि कहते हैं। बालक के शरीर की लंबाई का बढ़ना, उसकी चौड़ाई का बढ़ना, उसका वजन का बढ़ना आदि वृद्धि के परिणाम है। एल के फ्रैंक ने लिखा है कि शरीर के किसी भी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें वृद्धि कहते हैं। शारीरिक ढांचे या संरचना में परिवर्तन होने के कारण वृद्धि ही होती है। सोरेनसन ने वृद्धि से अर्थ बताया कि शरीर का बड़ा होना या भारी होना बताया है, उसको क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। आयु बढ़ने के साथ साथ बालक का शरीर बड़ा और भारी होने लगता है, यह वृद्धि किशोर अवस्था के अंत तक चलती रहती है। इस प्रकार वृद्धि शरीर में परिमाणात्मक परिवर्तनों की क्या है, परिचायक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन मैंने आपको परिपक्वता से आज से बता ही दिया ऊपर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा है परिपक्वता को लेकर के। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, गामक विकास से क्या तात्पर्य है, भाई गामक विकास किसको कहते हैं, देखेंगे आप लोग। शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को नियंत्रण करने की क्षमता जिस विकास के द्वारा होती है उसे हम गामक विकास कहते हैं। जैसे जन्म से पहले गर्भावस्था के 3 माह में शिशु की भुजाएं, पांव माता के गर्भ में ही गति करना शुरू कर देते हैं। फिर जन्म के बाद कुछ सप्ताहों तक गामक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, परंतु स्नायु तंत्र के अपरिपक्व होने से उसकी गामक गतिविधियाँ कैसी हो जाती हैं, असमन्वित व यादृच्छिक हो जाती हैं। कुछ अंतराल के बाद विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित होने लगता है एवं एक निश्चित प्रक्रिया के दौरान वह अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। प्रारंभिक अवस्था में अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने के स्थान पर शरीर के विभिन्न अंगों पर क्रमशः नियंत्रण प्राप्त करता है। प्रथम 4 या 5 वर्षों में बच्चे अपने शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, जैसे चलना, दौड़ना, खिलौनों से खेलना। 5 वर्ष की आयु के बाद शारीरिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता विकसित हो जाती है, जैसे फेंकना, पकड़ना, लिखना, उपकरणों का प्रयोग आदि। और गामक जो विकास है साथियों, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो सरल से जटिल की ओर संचालित होती है। जैसे प्रारंभिक अवस्था में दौड़ना, चलना, स्वयं कपड़े पहनना आदि क्रियाओं से लेकर के
लिखना, नृत्य करना, खेलना आदि जटिल क्रियाओं को धीरे धीरे सीखने लगता है। तो ये आपको पूरा याद रखना है। बात करते हैं गामक विकास की विशेषताओं की। तो गामक विकास की विशेषताएं देखिएगा आप लोग। पहला है हमारा, पहली विशेषता है स्नायु तंत्र की परिपक्वता पर मांसपेशियों के नियंत्रण की निर्भरता। दूसरी इसकी विशेषता है साथियों, गामक कुशलता के लिए परिपक्वता आवश्यक है। देखो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जिस बच्चे के पास में नहीं है वो, ठीक है ना। अगर सीरीज़ नहीं है तो उसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। गामक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये दूसरी अगली विशेषता। गामक विकास की अवस्थाओं का पूर्व निर्धारण होना, ये भी इसकी विशेषता है। और अगला है कि गामक विकास और व्यक्तित्व विभिन्नताएं भी अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है शारीरिक विकास का क्या महत्व है। शारीरिक विकास का क्या महत्व है? शारीरिक विकास का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चा शारीरिक रूप से अपनी आयु वर्ग के अन्य बच्चों के जैसे स्वस्थ है तो अपने साथियों के साथ खेलों में तथा अन्य क्रियाकलापों में भाग ले सकता है। लेकिन यदि बच्चा शारीरिक रूप से अपनी आयु के अन्य बच्चों से कमज़ोर है तो उसे अपने से छोटे बच्चों के साथ खेलने में बाधा उत्पन्न होगी, जिससे अपने सामाजिक व मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समझ में आया? इसका आंसर काफ़ी लंबा है तो वीडियो लंबा बनेगा, इसलिए आप लोग इसको आराम से देख लें स्टॉप करके। अगला है शारीरिक विकास के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। आधार सुनिएगा आप लोग। पहला आधार है कंकाल तंत्र, दूसरा आधार है स्नायु तंत्र, तीसरा आधार है अंतःस्रावी तंत्र, और चौथा जो आधार है वो हमारा यह है शारीरिक आकार व बनावट, शारीरिक बनावट की ढांचा। ठीक है भाई, इसका आंसर आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोषण शारीरिक विकास को किस प्रभाव से प्रभावित करता है। अपेक्षाकृत बच्चे अपेक्षाकृत सक्रिय अधिक होते हैं, अतः उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों का होना अनिवार्य है। सक्रियता स्तर अधिक होने के साथ साथ ही उसके शारीरिक वृद्धि में भी तीव्र गति से होने लगती है, इसलिए बच्चों को पोषक आहार देना जरूरी है। पोषण का बच्चों के विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उनके लिए आहार देना पर्याप्त नहीं होता, अपितु आहार में नियत संतुलित पोषक तत्वों का देना अनिवार्य होता है, जिससे शरीर के अपेक्षित सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें शरीर के अपेक्षित सभी पोषक तत्व उपलब्ध उचित मात्रा में हो सके। इस तरीके से आपको ये लिख लेना है आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब बात करते हैं हम अवस्थाओं की विशेषताओं की। तो भाई हमारा शेष अवस्था जो है, शेष अवस्था में शारीरिक विकास की प्रमुख विशेषता क्या है, सुनिएगा आंसर। छोटे शिशुओं की तुलना में ऊंचाई और वजन वृद्धि की दर तेज धीमी गति से होती है। संतुलन में सुधार, चलना अधिक समन्वित हो जाता है। दौड़ना, कूदना, फुदकना, फेंकना, पकड़ना आदि कौशल विकसित होते हैं। चम्मच का प्रयोग व गिलास पकड़ने आदि का प्रयोग प्रभावी रूप से बच्चा कर सकता है शेष अवस्था में। उसके बाद है बाल्यावस्था की विशेषता। एक क्वेश्चन आएगा, किसी भी अवस्था से आपसे विशेषता पूछा जा सकता है। तो पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो इसकी विशेषता देखो, दौड़ना, कूदना, फुदकना, पकड़ना आदि समन्वित हो जाता है। सरपट दौड़ना, एक पैर पर कूदना आदि क्रिया करने लगता है। 4 पहिए वाली साइकिल चला लेता है। लेखन व गैर लेखन में अंतर बता देता है। शरीर सीधा व सरल बनने लगता है और प्रौढ़ों की भांति समानुपातिक लंबी टांगें होने लगती है। पहले स्थायी दांत उगते हैं, उसके बाद अस्थायी। रस्सी कूदना आरंभ कर देता है। पकड़ने में फेंकने में परिपक्व पैटर्न दिखाते हैं और जूतों के फीते बांधने लगता है। अधिक जटिल आकृतियां बनाना और नाम लिखना भी सीख लेता है। तो ये विशेषता है इसकी। अगली है पश्य बाल्यावस्था की विशेषताएं। देखेंगे पश्य बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की विशेषता प्रमुख है भाई। कौन कौन सी है? किशोर अवस्था तक ऊंचाई व भार धीमी गति में वृद्धि करता है। प्राथमिक दांतों के स्थान पर धीरे धीरे स्थायी दांत आने लगते हैं। लिखावट छोटी व पढ़ने योग्य बनती है। वर्ग उत्क्रमण या गलत में कमी आती है। चित्रकला अधिक व्यवस्थित व विस्तृत होती है, जिसमें गहराई के संकेत होते हैं और नियम अनुसार खेलना व सामान्य प्रतीत होता है। आ गया समझ में? अब बात करते हैं पूर्व किशोर बाल्यावस्था की विशेषताएं। पूर्व किशोर अवस्था की विशेषता क्या है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है अपना निबंधात्मक। तो देखो इस प्रश्न को आप लोग याद रखना, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है भाई। मैं लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए आपको मैं निशान लगा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है,
2018 में आया था, 2023 आपका चल रहा है, 5 वर्ष के अंतराल में, तो क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। लगातार 2 बार पूछा 17-18 में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीट की दृष्टि से भी अच्छा है, वृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है भाई, तो ये वृद्धि और विकास में अंतर है भाई, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो गामक कौशलों के बारे में मैंने आपको बताया, एक तो होता है सूक्ष्म गामक कौशल और दूसरा है हमारा स्थूल गामक कौशल। इन दोनों की विशेषताओं के बारे में आपको अगर पूरा याद हो गया तो याद रख लेना, आप लोग निबंधात्मक प्रश्न के साथ साथ आपके छोटे प्रश्न भी याद हो जाएंगे। आ गया समझ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट। अब देखो यहीं तक था ये, है ना, यहीं तक था। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं अपनी इस PDF से। कैसा लगा आज का क्लास? देखो लंबा वीडियो में बनाना भी नहीं चाहता, मैं केवल उन क्वेश्चनों को टच कर रहा हूँ। ओके, तो ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा हिंट देता रहा हूँ और इस हिंट से आप लोगों की नैया पार हो जाएगी साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और रेगुलर अपनी क्लास को बनाए रखें। धन्यवाद।